नमस्कार दोस्तों। तो दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अध्याय 3। अब आपके रेगुलर वीडियोज आएगी। और ये और बता दूं मैं आपको, कल से कोशिश रहेगी हमारी कि कल से कक्षा 8 की भी मैथमेटिक्स की जो सॉल्यूशंस है, जो अध्याय है, वो सारे मैं करवाऊंगा। तो कल से आपको क्लास 8 का भी जो सिलेबस है मैथ का वो मिलता रहेगा। आपके जितने भी छोटे भाई बहन है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, सबको जरूर बता दे जो 8th क्लास में है कि कल से कक्षा 8 मैथमेटिक्स के सर द्वारा पढ़ाई जाएगी, यानी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। बात करते हैं क्लास 10th जो अपने चल रही है, अध्याय 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका आज मैं परिचय दूंगा दोस्तों, यानी परिचय लेने के बाद ही चैप्टर शुरू करूंगा मैं 3.1। पहले अपन परिचय देखेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों अगर अध्याय को देखें तो दो चर, यानी दो तो चर होने चाहिए उसके अंदर, और रैखिक समीकरण होना चाहिए और युग्म होना चाहिए। युग्म यानी पेयर, यानी जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, कोई सिंगल समीकरण नहीं रहेगी इसके अंदर, समीकरण दो रहेगी, जब भी तो एक जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा। बात करूं मैं दो चरों की, तो मैंने माना कि एक x ले लिया चर और दूसरा चर मैंने y ले लिया। यहाँ पे मैं 2 मान लू, यहाँ पे 3 मान लू, और एक में अचर संख्या ले लेता हूं 3 और बराबर 0। तो दोस्तों दो चर है इसके अंदर, एक x है और एक y है, एक अचर राशि 3 है। यानी जो चर रहते हैं दोस्तों वो x y z t ऐसे इस रूप में रहते हैं, और जो अचर राशियां रहती है मेरे दोस्तों वो हमेशा डिजिट्स के रूप में रहती है। जैसे मैथमेटिक्स के डिजिट है 1 2 3 4 5, ये सारी अचर राशियां कहलाती है। इसने बोला दो चरों वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो दोस्तों रैखिक समीकरण का मतलब होता है जब इस समीकरण के बराबर में 0 आ जाता है। कोई बहुपद के बराबर में 0 नहीं आता, लेकिन इसके बराबर में हमेशा 0 चलता है। ये एक सिंगल समीकरण है, इसको युग्म नहीं बोल सकते अपन। अब मैं ऐसी की ऐसी एक और समीकरण ले लूं, जैसे कि मैंने ये समीकरण ले ली, ये समीकरण ले ली मैंने। अब ये दोनों आपस में एक जोड़ा बन चुकी है, एक युग्म बन चुकी है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले, एक एक्स और एक वाई, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। युग्म का मतलब दो समीकरण है, तो इसलिए इसको युग्म बोल रहे, जोड़ा है, ये पेयर है। ये दोनों साथ में आएगी तो आपके, जैसे इसको नाम एक दे देंगे, इसको नाम दो दे देंगे, समीकरण एक व दो, तो ये हमेशा क्या रहती है, जोड़े के रूप में आती है, इसलिए इसको बोलते हैं युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। और कौन कितने चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब मैं बात कहना चाह रहा हूं दोस्तों, इसको अपने को दो समीकरण दी हुई रहेगी और अपने को बताना पड़ेगा कि इन दोनों समीकरणों के हल कैसे होंगे। कि भाई अगर इनको दोनों को हल करें तो हल एक मिलेगा, अनेक हल मिलेगा, या कोई हल ही नहीं मिलेगा, या इनके हल संगत होंगे, असंगत होंगे, या ये रेखाएं किस प्रकार की होगी, एक दूसरे को काटेगी क्या या नहीं काटेगी, एक बिंदु पे काटेगी, अनेक बिंदु पे काटेगी, या कहीं पे भी नहीं काटेगी। तो ये सारी जांच करनी पड़ेगी अपने को। और जांच कब करोगे, जब आपको पता रहेगा बेसिक। और बेसिक क्लियर कब पता चलेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं और आपको अपना बेसिक यहीं पे कंसेप्ट पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। ये तो मैंने बता दी आपको, समीकरण इस रूप में आती है दोस्तों। किस रूप में आती है सर, इस रूप में आती है। अगर मैं इन समीकरणों को, इनका मेन जो रूप होता है उसके रूप में लिखना चाहूं तो दोस्तों ये ऐसे आती है, ax by प्लस सी बराबर 0। ये तो सिंगल समीकरण है। ये क्या है दोस्तों, सिंगल समीकरण है। थोड़ा बड़ा लिख दो इसको ताकि इजीली देख सको। ये तो सिंगल है, या युग्म चाहिए अपने को, क्या चाहिए, युग्म। तो दोस्तों युग्म बनाने के लिए एक समीकरण की तो और जरूरत पड़ेगी ना हमको को। जी सर पड़ेगी ना, आपने बोला युग्म यानी जोड़ा, तो दो समीकरण लिखो, साथ में लिख दी मैंने। अब जो इसके अंदर पहली समीकरण रहती है दोस्तों, इसका जो x का गुणांक 1 होता है तो 1 1, ये 1 दे देते हैं, इस वाले को 2 दे देते हैं, इस वाले को 2 दे देते हैं, इस वाले को 2 दे देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, पहली समीकरण रहती है उसमें x का गुणांक a है, y का गुणांक b है, और एक अचर राशि c है। तो दोस्तों पहली समीकरण है, तो इन तीनों को नाम दे दिया a1 b1 c1। दूसरी समीकरण आएगी दोस्तों a2 b2 c2।
ये अपने को ध्यान होना चाहिए। दो समीकरणों के अंदर A1 कौन सा है, B1 कौन सा है और C1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B2 कौन सा, C2 कौन सा। आगे की अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, तो इसमें अपने को कैसे पता करना पड़ेगा रेखाएं किस प्रकार की है। या तो आप सारणी से समझ लो या आप डायरेक्टली समझ लो। अपने पास में 3-4 स्टेप आएंगे, तो ऐसे करते हैं अपन, सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, बाय अपन डायरेक्टली करके देखते हैं। जैसे अगर इसकी तुलना करूं मैं A1 और A2 की, अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं आए B1 बटा B2 के, इसका मतलब नॉट इक्वल, बराबर है ही नहीं है। यहाँ पे भी अलग डिजिट है, यहाँ पे भी अलग डिजिट है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। अगर इनको वैल्यू पुट करूं मैं यहाँ पे इनकी, तो ये कभी बराबर नहीं आएगी। और बराबर नहीं आएगी तो अपन बोलेंगे रेखा कैसी होगी, रेखा ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी ये दोनों। ये जो रेखा के समीकरण रहेंगे ना दोनों, ये कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, कि ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर एक बिंदु पर काटती हो। माना कि ये रेखा ग्राफ के अंदर ऐसे है, तो दूसरी रेखा ऐसे आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं काटेगी, यानी कि अब मैं कह सकता हूं जब दो रेखाएं जितने बिंदु पर काटेगी उनके हल उतने ही ज्यादा होंगे। ये तो प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का मतलब एक ही बिंदु पे काट रही है तो हल भी एक ही मिलेगा अपने को, ज्यादा हल नहीं मिलेगा, एक हल मिलेगा। दो बिंदु पे काटते दो हल, बहुत सारे बिंदु पे काटते तो बहुत सारे हल, अनेक हल मिलते। वैसे ही दोस्तों जब रेखाएं जितने बिंदुओं पे काटती है उनके हल उतने ही अपने को मिलते हैं। जैसे अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो या काटती हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल और केवल अद्वितीय हल मिलता है दोस्तों। कितना हल मिलता है दोस्तों, अद्वितीय हल। अ यानी नहीं, द्वितीय यानी दूसरा, कोई दूसरा हल नहीं, केवल एक ही हल। तो लिख सकते हैं अपन एक ही हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक ही हल। अब बात करते हैं दोस्तों संगत होगी या असंगत होगी, तो मैं कह दूंगा इनका जो हल मिलेगा दोस्तों। अब एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद में मैं देखता हूं दोस्तों दूसरी स्टेप, जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, ये बराबर हो C1 बटा C2 के, तब कैसी स्थिति पैदा होगी दोस्तों, तीनों ही बराबर है। ये तीनों ही बराबर है, इसका मतलब रेखाएं कैसी है दोस्तों, समपाती है। कैसी है दोस्तों ये दोनों रेखाएं, ये रेखाएं सर समपाती। जहां पे देखो वहां पे दोनों मिलती रहती है, बोलते हैं ना ये तू देख जावजटी मिल जावे यार, मन तो अपनी भाषा में बोला ना मारवाड़ी का मायने बयान को जावजटी मिल जावा। समपाती दोनों का जो नेचर है वो इक्वल है, यानी दोनों हर जगह मिलती है। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, बहुत सारी जगह मिलती है। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये ऐसे ऐसे भी नहीं जाती, ऐसे भी नहीं जाती, ये बिल्कुल टच होके जाती है कि हाँ पता लगा ले कि कहां पे जा रही है, उसका पीछा करेगी। पीछा भी नहीं करती तो साथ हाथ पकड़ के चलती है, मैं भी चलूंगी, वैसी स्थिति है इसमें। संपाती का मतलब होता है मेरे दोस्तों जो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। और मैंने बोला दोस्तों एक बिंदु पर काटती है तो एक हल, दो पे काटती है तो दो हल, और बहुत सारे एक से अधिक बोल दो आप, एक से अधिक बिंदुओं पे काटेगी ना दोस्तों, उनको अनेक हल बोलेंगे अपन। तो ये तो हमेशा साथ ही रहती है, हाथ पकड़ के ही चलती है जगह जगह, कहीं पे भी चल तो मैं तो साथ ही हूं तेरे। तो इनका हल कैसा होगा दोस्तों, अनेक होगा। ये तो बहुत सारे बिंदुओं पे काट रही है एक दूसरे को, तो अनेक हल होगा इनका। और प्रकार कैसा होगा दोस्तों, इनका प्रकार होगा दोस्तों संगत। कैसा होगा दोस्तों, संगत होगा इनका प्रकार। जो इनके हल मिलेंगे दोस्तों संगत हल मिलेंगे, संगत ही रहेंगे, दोनों साथ रहती है। तीसरे स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। वाह भाई वाह, शुरुआत में इक्वल दे देगा, लास्ट में नहीं देगा बच्चा। ऐसी स्थिति में दोस्तों समांतर होगी रेखाएं। कैसी होगी दोस्तों, समांतर रेखाएं। होती क्या दोस्तों समांतर रेखाएं, जैसे मान लिया मैंने एक समीकरण ये रही, दूसरी समीकरण ये एक समीकरण की रेखा, ये दूसरे समीकरण की, ये दो रेखा है, दो समीकरणों की। ये दोनों समीकरणें क्या करेगी कि ऐसे चलना शुरू हुई तो समान अंतर, दोनों के बीच का अंतर दोस्तों क्या समान है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस दोस्तों
अंतर क्या है, समान है। अगर इनके बीच में इतना गैप है तो इतना ही रहेगा आगे तक। ये आगे तक जाएगी, बोलेगी मैं चली, ये बोला मैं भी चली, तो गैप उतना ही रख। बोलते हैं साथ चलते हैं तब तो दूर चल रहा है मेरे से। ये 5 फुट की दूरी है ना, इतनी दूरी जो भी तू दूरी बना के रख रहा है इतनी रखना आगे तक। ऐसे ये क्या करती है, जितना गैप है समान अंतर है आगे तक ऐसे जाएगी। जब आगे तक ऐसे जाएगी तो ये तो कहीं पे भी टच नहीं होगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं काटेगी। और अभी बात करी मैंने एक बिंदु पे काट रही है तो एक हल मिल रहा है, और अनेक बिंदुओं पे काटे तो अनेक मिल रहा है। और तो ये तो बेचारी क्या होती है, दूर दूर चलती है। इनको क्या कोरोना होने का डर रहता है। हाँ, ये समान अंतर रखेगी हमेशा, इन दूरियां यही रहेगी, ना नजदीकियां रहेगी ना और ज्यादा दूरी होगी, सेम दूरियां ये जितनी है उतनी ही रहेगी इनके बीच में। यानी कि इनका गैप सेम रहेगा। जब गैप सेम रहेगा आगे जाके तो कभी भी नहीं काटेगी, और कभी भी नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं मिलेगा अपने को, तो कोई हल नहीं मिलेगा, यानी कोई भी हल नहीं मिलेगा इनका। और अगर कोई हल नहीं मिलेगा तो इनको बोलेंगे असंगत। असंगत कैसे याद रहेगा, अरे संगत का मतलब संगति, ये दोनों साथ रहती नहीं है, इनकी संगति अलग अलग। ये इसको पसंद नहीं करती, ये इसको पसंद नहीं, तेरा तो मुंह देखना ही पसंद नहीं है मेरे को, यानी संगति अलग है, साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए इनको बोलेंगे असंगत है तू मेरे संगति या मेरे लायक ही नहीं है, इसलिए इनको असंगत बोलेंगे। अपन दोस्तों याद करने का तरीका है, अपन क्या बोलेंगे, इसको असंगत बोलेंगे। बात आती है दोस्तों, ये स्टेप कर ली, ये स्टेप कर ली, ये स्टेप कर ली। बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो रेखाओं का प्रकार प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, हल का प्रकार पूछे अद्वितीय हल होगा और संगत हल प्राप्त होगा अपने को। वैसे अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो संपाती रेखाएं होती है, संपाती रेखाओं के हमेशा दोस्तों अनेक हल मिलते हैं, संगत हल होता है उनका। अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 देन समांतर रेखाएं कहलाएगी वो, और अपन बोल सकते हैं इनका कोई हल नहीं मिलता। और ये किस प्रकार की रेखाएं होती है दोस्तों, असंगत होती है। अब इनकी मैं एक एग्जांपल लूंगा और आपको बताऊंगा कैसे पता करते हैं संगत असंगत का। फटाफट से स्क्रीनशॉट दीजिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा हमने देख लिया तीनों रेखाओं के प्रकार, तीनों स्थितियों के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। अब एक बार उसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करना है। जैसे मैंने दो समीकरण ली दोस्तों, 2x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0, एक समीकरण मैंने ले लिया दोस्तों 3x प्लस 14y प्लस 18 बराबर 2। ये स्थिति चेक करते हैं कैसे निकलती है। तो दोस्तों मैंने बोला ये फर्स्ट समीकरण हो सकती है, ये सेकंड समीकरण होती है, जैसे ऐसे बात कर सकते हैं अपन। इसकी इससे तुलना कर रहा हूं और इसकी इससे तुलना करूं तो अपन बोलेंगे तुलना करने पर, से तुलना करने पर, किससे, ये आगे लिख देना, इससे तुलना करने पर। तो दोस्तों पहले पता करेंगे a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। मेरे दोस्तों पहले वाले समीकरण की ये a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 कितना है मेरे दोस्तों 7 और c1 कितना है मेरे दोस्तों 9। a2 कितना है मेरे दोस्तों, ये सेकंड समीकरण आ गए, तो a2 का मतलब हो गया दोस्तों 3, b2 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 14 और c2 का मतलब हो गया दोस्तों 18। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे a1 बटा a2, तो देखो दोस्तों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो मेरे दोस्तों इनको जहां तक ये कट सके वैल्यू तो काटना पड़ेगा, इनको थोड़ा इजी बना देते। 2/3 एज इट इज, 7 हो जाए 7, 7 2 जाए 14, 1/2 9, 1/2। ये शुरुआती बराबर नहीं है दोस्तों, ये तो 2/3 है, 1/2, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों मैं कह दूंगा शुरू में बराबर नहीं है, रेखाएं कैसी है ये। अगर रेखाएं पूछे तो सर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, आपने बताया था मेरे को, हमको सबको कि a1 बेटा इज नॉट इक्वल टू a1 बटा 2 दे ना सकते हैं, ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी। हल कितने मिलेंगे दोस्तों, एक हल मिलेगा, या अद्वितीय हल, एक ही बात है, एक ही हल। और बात करें संगत असंगत की तो दोस्तों ये कैसी होती है, संगत होती है, एक जगह मिलती है जाके वहां पे इनका नेचर सेम हो जाता है, थारे संगति में तो ये संगत है। अब मैं बात करूं दोस्तों, आप ऐसे ही जितने भी वैल्यू होती है उसको रखो और ट्राई करो, कोशिश करो इनको करने की दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं मेरे मन से 2 समीकरण और ले लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं। जैसे एक समीकरण और मैं ये ले लेता हूं,
अब दोस्तों बात करें अपन, इसमें a1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है। अपन इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे अपन, हाँ ऐसे ठीक है, इसको ठीक है। देखो दोस्तों a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, देन c1 की वैल्यू मेरे दोस्तों -11 है। यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो अपने यहाँ पे आएगा -11। a2 की वैल्यू है दोस्तों 6, b2 की वैल्यू है मेरे दोस्तों 9 और c2 की वैल्यू है दोस्तों -22 यानी कि -22। वैल्यू देखता हूं मैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। करते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 बराबर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 माइनस से -11 कम 11, 11 दूनी 22, 1/2। ये दोनों वैल्यू बराबर है सर दोस्तों, 1/3 1/3, बट ये वाली वैल्यू इसके बराबर में नहीं है। और जब लास्ट वाला दोस्तों बराबर में नहीं आता तो रेखाएं कैसी होती है मेरे दोस्तों, रेखाएं होती है समांतर रेखाएं। कैसी होती है दोस्तों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के दोस्तों कोई हल नहीं होते, तो अगर आप इनको हल करोगे तो कोई हल नहीं मिलेगा दोस्तों। और इनका प्रकार कैसा होगा दोस्तों, इनका प्रकार असंगत होगा, यानी रेखाएं कैसी होगी दोस्तों, असंगत होगी ये रेखाएं। ये अपना दोस्तों बेसिक परिचय होता हुआ, ये अपने अध्याय 3.1 का बेसिक मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अध्याय है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इनके बारे में बता दिया मैंने। और जितने भी क्वेश्चन 3.1 के वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल वाली वीडियो में मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। आपका साथ ऐसा बना रहना चाहिए। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, परिस्थिति खराब थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ रेगुलर वीडियो आएगी दोस्तों यूट्यूब पे। आप फटाफट से लाइक करना। कल से 8th क्लास की कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा पूरा। कल से 8th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो जो चैप्टर है शुरुआती, मैं आपको डाल दूंगा। आप कमेंट कीजिए, छोटे भाई बहनों रिश्तेदारों से पूछिए कौन सा चैप्टर पढ़ना उनको पसंद है, इस वीडियो में कमेंट करना, वही चैप्टर अपन शुरुआत करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, जिंदगी में संघर्ष और कठिनाई से बिना अच्छे दिन नहीं आते।